अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है इमरान बलोच ने। तुर्बत बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो इस वक्त मस्कत ओमान में मुकीम है। इमरान बलोच हमेशा एक बेहतरीन कहानी भेजते हैं जिसको सुनते हुए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता हूं। और उसके बाद जब आप लोगों को वो कहानी सुनाता हूं तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा उस कहानी को पसंद करते हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने लिखा कि मेरे वालिद साहब इस फानी दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से मैं आपको लेट कहानी भेज रहा हूं। तो इमरान बलोच भाई, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके वालिद साहब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दरजात अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हमेशा की तरह ये कहानी भी बहुत शानदार है जो आपने भेजी है। वो कहते हैं कि जब वालिद साहब की खबर मिली तो मैं अपनी सिस्टर को लेके तुर्बत बलोचिस्तान यानी पाकिस्तान पहुंचा। काफ़ी टाइम वहां पे गुजारा और वहीं पे एक ऐसी कहानी का सुराग मिला जिसको पता करने के लिए मैं उस फैमिली से जाके मिला। ये कहानी उनके दादा की थी और उस नौजवान से जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने उस कहानी के बारे में उनसे जिक्र किया कि मुझे इस सच्ची कहानी के बारे में पता चला है। मेरा एक भाई बना हुआ है मजहर मलिक, MMTV के नाम से उनका चैनल है, वो स्टोरी सुनाते हैं, तो मैं वहाँ ये कहानी भेजना चाहता हूँ। तो उस नौजवान ने कहा मैं उनको जानता हूँ, उनके राज शो को देखता रहा हूँ, कहानियाँ भी सुनता हूँ, लेकिन कभी कभी राज शो में बहुत शौक से देखता था। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर उनको कहानी भेजनी है तो मुझे अपने वालिद साहब से इस सच्ची कहानी की पहले इजाज़त लेनी होगी। उनके वालिद साहब को सेम यही सारा बताया गया MMTV के हवाले से, मजहर मलिक के हवाले से, और कहानी की परमिशन ली गई। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप कहानी सुना दीजिए, लेकिन नाम और बाकी चीज़ें तब्दील कर दीजिएगा। अब ये बातें जो मैं अभी बताई हैं कि इजाज़त ली, इसका कहानी से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि जब कहानी इख्तिताम को पहुंचेगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों उनको पहले बेटे से, फिर बेटा अपने वालिद साहब के पास गया और वालिद साहब को भी सब तफसील से बताना पड़ा MMTV के बारे में, मजहर मलिक के बारे में, और वो जानते थे MMTV और मजहर मलिक को। और इस वजह से इस कहानी की इजाज़त क्यों मिली, शायद कोई और होता तो वो कहानी की इजाज़त ना देते, क्योंकि इसका ताल्लुक़ भी कहानी से है। ये कहानी है उनके वालिद साहब की, जिनका यहां पे फर्जी नाम अकबर रखा जा रहा है। अकबर ने एक ऐसे घर में आंख खोली जहां पे दौलत की रेल पेल थी। बलोच कबीले से ताल्लुक रखने वाला अकबर, जिसके वालिद साहब मस्कत ओमान में एक फौज की बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे थे और उसके बाद रिटायर होकर वापस अपने गांव आए थे, तो बेइंतहा दौलत भी अपने साथ लेकर आए थे। ये वो वक्त था 70s 80 का, जब वहां के बादशाह, वहां के वो बड़े बड़े लोग स्पेशली पाकिस्तान से बलोचों को फौज में भर्ती करते थे। सिर्फ इस हालत में नहीं कि कोई जंग हो रही है और बलोचों को फौज में भर्ती किया गया, नहीं, आम हालत में भी, यहां तक कि वो अपने शाही महल और अपने मुल्क के बहुत सारे मामलात में बलोच को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। और उसकी वजह थी बलोच की बहादुरी, बलोच का गैरतमंद होना। और ये बात सच है, बलोच पाकिस्तान की एक ऐसी गैरतमंद कौम है जो अपनी जान तो दे सकती है लेकिन गैरत पे आंच नहीं आने देती। ये लड़ते लड़ते पता भी होगा कि मौका है यहां से फरार हो जाए, अगर हम फरार हो जाएं तो जान बच जाएगी। लेकिन इनकी गैरत का तकाजा यह होता है अगर हम फरार हो गए तो हम बलोच कैसे, हमने अहद किया है तो जान दे देंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, सीने पे खाएंगे। ये वो कौम है, एक बहादुर कौम, एक ऐसी शानदार कौम जिसकी तारीख गैरत
और बहादुरी से भरी पड़ी है। इसी वजह से वो लोग स्पेशल प्रेफर करते थे बलोचों को। अब अकबर बलोच का बाप भी वापस आ चुका था एक बहुत बड़ी दौलत के साथ, एक पैसे की रेल पेल के साथ। अकलौता उसका एक बेटा था और उस दौर में साइकिल खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी। जो उस दौर के अमीर लोग थे शायद साइकिल उनके पास होती थी, और लोग जब देखते थे एक शख्स साइकिल चलाकर जा रहा है तो वो हैरान होते थे कि भाई कितनी अमीर लोग हैं। तो बाप ने अकबर को भी साइकिल लेकर दी थी। एक खूबरू नौजवान जब साइकिल पर लेकर निकलता तो वहां के लोग उसको एक ऐसी निगाहों से देखते कि जहां खुदा ने शक्ल सूरत दी है वहीं पे वो साइकिल चलाता हुआ एक इमारत की झलक नजर आती और लोग उस नौजवान को पसंद करते। अकलौता होने की वजह से हर वो ख्वाहिश जिसका वो इजहार करता वो पूरी हो जाती। मां का भी लाडला था और बाप का भी लाडला। उम्र अब 19 साल हो चुकी थी। उसको कोई चीज करने की जरूरत नहीं थी, पैसा ही इतना ज्यादा था कि किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन साइकिल से गुजर रहा था तो उसकी एक कजन रास्ते में, उसने रुकने का इशारा किया। वो साइकिल से उतरा। कजन थी, उससे तो बात कर ही सकता था, और उसने उसे कहा तुमसे एक बात करनी है। बोला हाँ बताओ। उसने कहा तुम फलां जगह और फलां घर को जानते हो? हाँ मैं जानता हूं। तो कजन बोली उस घर में एक लड़की रहती है, यहां फर्जी नाम रख देते हैं, उन्होंने तो कोई नाम नहीं भेजा, शैला रख देते हैं, शैला। उन्हें उस घर में शैला रहती है। उसने तुम्हें देखा है और तुम उसे अच्छे लगे हो। मेरी वो दोस्त है और मुझसे उसने इस बात का इजहार किया है। वो तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। अच्छा, वो मुझे पसंद करने लगी है, ठीक है, कभी मौका मिला तो मुझे जरूर उससे मिलवाना। ये वो वक्त था, ये वो दौर था जब लड़कियां एक दूसरे से, लड़के और लड़कियां शरेआम नहीं मिलते थे, छुप के बहुत मिलना होता था, और वो भी खास किसी इवेंट पे, किसी शादी ब्याह पे मौका बनता तो वो किसी की मौजूदगी में अकेले फिर भी नहीं, खड़े होके 1-2 मिनट बात कर सकते थे। और उस वक्त ये भी एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि लड़का और लड़की खड़े होके बात कर रहे हैं, लेकिन किसी की मौजूदगी में। यूं वक्त तो गुजरा और एक शादी आ ही गई। कजन से मुलाकात हुई तो उसने कहा तैयार रहना, तुम्हारी शैला से मुलाकात करानी है। और शादी जहां सारे लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, वहीं पे उस कजन ने शैला को इशारा किया और उसको लेकर एक खास जगह पे पहुंची जहां पे कोई भी नहीं था। उसने कहा रुको, मैं अकबर को बुला कर लाती हूं। वो 19 साल के उस खूबरू नौजवान अकबर को बुलाने चली गई कि जल्दी से आओ, कोई देख ना ले। पहले एहतियात बरती गई, इधर उधर देखा गया, कोई भी नहीं था। अकबर चलता हुआ अपनी कजन के साथ जब उस लड़की के करीब पहुंचा जिसका नाम शैला था, और जैसे ही अकबर ने शैला को देखा तो उसका अंग अंग कांप गया। ऐसी हसीनो जमील लड़की तो उसने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोची थी। ये वो लड़की थी जिसको कुदरत ने मेकअप करके भेजा था। उस शादी में भी उस लड़की शैला ने कोई मेकअप नहीं कर रखा था। कुदरत ने गालों पे, होंठों पे, पूरे चेहरे पे, आज की लड़कियां जो मेकअप करती हैं, कुदरत ने ही मेकअप करके, पक्का परमानेंट मेकअप करके भेज दिया था, जिसको वो देख के हैरान रह गया। ऐसी गाल, ऐसी लाली गालों के ऊपर और ऐसे पिंक होंठ, ऐसी खूबसूरत लड़की, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, सुर्खो सफेद, ऐसे रेशमी बाल, वो तो फिदा हो गया। उसने उस लड़की को देखते ही कहा मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। तुम्हारा नाम क्या है? शैला। उसने कहा शैला, मुझे कजन ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने मुझे देखा है और तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन यकीन मानो तुम्हें देखते ही मैं तो दीवाना हो गया हूं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
ये होती थी हकीकी मोहब्बत कि किसी को पाने के लिए बजाय कि कब मिलोगी, कब हम बातें करेंगे, फौरी तौर पे ऑफर होती थी कि शादी की। और उसने भी उसे कहा, क्या मुझसे शादी करोगी? तो वहीं कजन भी जो साथ खड़ी सोच रही थी, क्योंकि वो तन्हा नहीं छोड़ सकती थी, और वो देख भी रही थी कोई आ भी ना जाए। ये तरीका भी यही होता था उस वक्त में। मुझे याद है कि वो इधर उधर झांकती रहती थी और जैसे ही कोई आ गया तो वो खांस देती या इशारा कर देती और वो तितर बितर हो जाते। तो वो पास ही खड़ी देख रही थी कोई आ ना जाए, और वो दोनों महवे गुफ्तगू थे। उसकी दिल की धड़कन तेज थी। अकबर जो कभी किसी लड़की की तरफ सर उठा के नहीं देखता था, उस लड़की के ही इस पैगाम पे कि वो उसे पसंद करने लगी है, उससे मिलना चाहती है, वो उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसको देखते ही वो उससे ज्यादा उस पर फिदा हो गया। वो थी ही इतनी खूबसूरत। और जब उसने कहा मुझसे शादी करोगी, तो वो शर्माते हुए बोली, इसके लिए तो आपको मेरे वालिदैन से बात करनी होगी। अगर आपके वालिदैन मेरे घर रिश्ता लेकर आएंगे तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूं। ये वो वक्त था जब अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती थी, खानदान देखा जाता था, खानदानी लोग देखे जाते थे। शहला एक गरीब खानदान से थी। अकबर फौरन बोला, बस तुम्हारी हां चाहिए थी, तुमने हां कर दी। अब मैं अपने मां बाप को मनाकर फौरन तुम्हारे घर शादी के लिए भेजूंगा। वो लड़की शर्माती हुई वहां से दौड़ के शादी वाले घर की तरफ चली गई और कजन पास आकर बोली, मुझे तो लड़की ने पैगाम दिया था, लेकिन तुम तो उस पर ज्यादा फिदा हो गए। उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था शहला इतनी खूबसूरत होगी। और बस उस रात से शहला उसके ख्वाबों का महवर हो गई। वो रातों को सोता तो उसको नींद ना आती। वो अपने बिस्तर पे मुसलसल उस लम्हे को, जब वो शहला के सामने खड़ा था, उसकी खूबसूरती को, आंखें झपकती शहला को और उसकी तरफ देखती शहला को, उसकी शर्माहट को, शर्मा के शादी का सुन के वहां से भागती हुई शहला को, एक एक मंजर उसकी आंखों में आ जाता और उसकी नींद गायब हो जाती। और अगर वो नींद की आगोश में भी जाता तो उसी लम्हे वो अपने ख्वाब में देखता शहला उसी तरह उसके सामने खड़ी है और वो अपनी शहला को देख रहा है और बार बार कह रहा है, मैं जितनी जल्दी हो सके शहला तुम्हें अपने घर ले आऊंगा, अपनी दुल्हन बनाऊंगा, अपनी जौजा बनाऊंगा, अपनी बीवी बनाऊंगा, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं। अपनी मां की गोद में जाके अकबर ने सर रख दिया। मां जो बैठी हुई थी उसने देखा बेटे ने आके लाड से प्यार से गोद में सर रख दिया है। बेटे के सर पे बालों में हाथ फेरते हुए मां बोली, लगता है बेटा कोई फरमाइश करने आया है जो मां से इतनी लाडियां हो रही हैं। उसने सर ऊपर उठाया और कहा, मां तुमसे एक फरमाइश करूं, मेरी फरमाइश पूरी करोगी? हां बोल मेरा बेटा, क्या फरमाइश है? अम्मा मुझे एक लड़की से शादी करनी है, मेरा रिश्ता लेकर वहां जाओ ना। बस मुझे उससे शादी करनी है और किसी से शादी नहीं करनी। कौन है वो लड़की? और उसने बताया, फलां घर की फलां लड़की। अच्छा, मेरा बेटा उससे शादी करना चाह रहा है, मेरे बेटे को वो पसंद आ गई है। हाँ मां मुझे पता है, तूने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। मां मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, मां मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। चुप, पागल हो गया है? मां के सामने मरने की बातें करता है? अभी तो तेरे जीने के दिन है, मरे तेरे दुश्मन। खबरदार अपने मुंह से ऐसे लफ्ज ना निकालना। ठीक है, मैं तेरे बाप से बात करती हूं। मां ने अकबर के बाप से बात की। बाप ने सारी बात सुन ली और कहा, मुझे इस शादी पे कोई एतराज नहीं, और तुम जानती हो हमारे बीच में कोई अमीरी गरीबी का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो हमारे जैसे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे खुशी होगी इस जगह पे रिश्ता हो, लेकिन मैं पहले अकबर से बात करना चाहता हूं। अकबर बाप के सामने पहुंचा कि पता नहीं बाप क्या कहता है। तो बाप ने कहा, बेटा मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है, ये खानदानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बिल्कुल तुम्हारी शादी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? अब्बा कौन सी शर्त? बेटा शादी से पहले तुम्हें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। अब्बा मैं समझा नहीं इस बात को। बेटा तुम्हें खुद कमाना होगा, तुम्हें खुद कमा कर यह बताना होगा कि तुम बीवी का खर्चा उठा सकते हो।
तुम अपने घर को चला सकते हो। अब्बा लेकिन ये दौलत जो कुछ सब कुछ है ये सारा मेरा ही तो है, मैं ही तो वारिस हूं इसका। क्या आपकी जायदाद पे मेरा कोई हक नहीं है? मैं इसका वारिस नहीं हूं? बाप ने कहा, मेरे बेटे ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम ही उसके वारिस हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें एहसास हो कि पैसा कैसा कमाया जाता है, जिम्मेदारी क्या होती है। और जब तुमने अपने पांव पे खड़ा होना सीख लिया तो ये सब कुछ भी तुम्हारा है, लेकिन फिर तुम इसको और बढ़ाओगे, खत्म नहीं करोगे। और इसी तरह सोच के कि मैंने खुद नहीं करना, ये है मेरे पास, तो ये भी खो दोगे, ये भी खत्म हो जाएगा, खजाने भी खत्म हो जाते हैं, तुम्हें कमाना होगा। बाप के सामने से वो पेश होकर सीधा मां के पास गया और रूहान सी आवाज में बोला, अब्बा ने तो ये फरमाइश रख दी है, मुझे पता नहीं कब कमाना होगा, कमाते हुए कितना टाइम लग जाएगा, मुझे नहीं पता। और रोना शुरू हो गया। मां ने लाडला था, रोता देखा तो दिल अजीब सा हो गया। अच्छा परेशान मत हो, मैं करती हूं तेरे बाप से बात। अकबर के बाप से बात हुई तो उसने कहा, चलो ठीक है, तुम लोग जाओ, उसके लिए रिश्ता ले आओ, लेकिन अकबर से एक मेरा पैगाम दे देना कि मैं तुम्हारे लिए ढूंढता हूं, मैं तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूं, तुम्हारी मैं शादी तो कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो भी काम वगैरह ढूंढूं, बंदोबस्त करूं, तुम्हें वो करना होगा। उसने खुशी खुशी कहा, हाँ अब्बा, मैं कर लूंगा, आप जो कहेंगे मैं कर लूंगा, लेकिन ये शर्त कि पहले मैं करूं, पता नहीं कब मैं अपने पांव पे खड़ा हूं, कब शादी हो, मुझे ये मंजूर नहीं है, आप मेरी शादी कर दें, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। यूं रिश्ता लेकर वो उस घराने पहुंचे। उनको जो पता लगा कि किस बड़े घर से रिश्ता आया है, जो उस वक्त का एक अमीर घर समझा जाता था, उन्होंने फौरी तौर पे ना सिर्फ रिश्ते के लिए हां कर दी, बल्कि उनकी अपनी औकात के हिसाब से आओ भगत की। वो लोग बहुत खुश थे, एक बहुत बड़े घर से उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया था, और यूं देखते ही देखते रिश्ते के लिए हां कर दी गई। तारीख भी दे दी गई कि किस तारीख को ये शादी होगी, क्योंकि अकबर के बाप के पास बेइंतहा पैसा था। उन्होंने कह दिया था कि आप लोगों को बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और जो करना भी है वो भी अकबर के बाप ने उनकी मदद कर दी थी कि उनके ऊपर बहुत बोझ ना हो। उन्होंने अपनी औकात से जो एक तैयारी करनी थी बेटी के लिए, माँ बाप जो करते हैं, उन्होंने वो तो की, लेकिन अकबर के बाप की जिद की वजह से उनको वो पैसे भी लेने पड़ गए, जो बहुत ज्यादा इसरार किया गया कि आप अपनी लख्ते जिगर को हमें दे रहे हैं तो इतना तो हमारा हक बनता है, अब हमारी वो बहू भी है, बेटी भी है। यूं मुकर्ररा तारीख को एक धूमधाम से शादी हुई, और वो शहला जिस पे वो दीवाना हो गया था, वो इतना खुश था कि जिसको उसने चाहा, जिससे उसने प्यार किया, वो उसकी दुल्हन बनकर आज उसके घर आने वाली थी। और ऐसा ही हुआ। बारात जब पहुंची और वो रात को उस कमरे में पहुंचा जहां दुल्हन बनी, वो और ही दुनिया की हसीनो जमील मखलूक लग रही थी, जिसको देखते ही पागल हो गया। वो बोला, मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा तुम मेरी बीवी बनकर मेरे सामने हो। मैं कोई रात ऐसी नहीं है जब मैंने तुम्हारा ख्वाब, मैंने तुम्हारा सपना ना देखा हो। वो वाकई बहुत खुश था, और यूं अपनी शादी के उन दिनों को वो एंजॉय करने लगा। वो अपनी बीवी के साथ कभी कहीं पे घूमने फिरने जाता, कभी कहीं पे घूमने फिरने जाता। बेइंतहा पैसा था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो दोनों मियां बीवी शादी के उन दिनों को बेइंतहा एंजॉय करते रहे। तकरीबन 6-7 माह के बाद पता चला अकबर बाप बनने वाला है। और उन्हीं दिनों मस्कत ओमान में अकबर के बाप ने अपने एक दोस्त से बात की और उस अकबर की नौकरी की बात की। तो उसने कहा, ठीक है, मैं इसका सारा बंदोबस्त करा देता हूं। यूं अकबर का पासपोर्ट, वीजा और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए गए, यहां तक कि वो एक बेटी का बाप बन गया। उसके यहां एक बेटी पैदा हुई, चांद सी गुड़िया, चांद सी बेटी। वो अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, और इस चांद सी गुड़िया को देख के वो और ज्यादा बहुत खुश था कि वहीं उसको खबर मिली कि वो तैयार हो जाए, शायद 1-2 महीने या 3 महीने तक उसको ओमान जाना होगा नौकरी के लिए, क्योंकि तुमने बाप से वादा किया था ना, उस वादे को निभाने का वक्त आ गया। उसने कहा, हां मैं तैयार हूं, मैंने
अपनी शैला को पाने के लिए जो वादा किया था मैं बिल्कुल उस पर अमल करूंगा। वो अपनी चांद सी बेटी के साथ खेलता, क्योंकि वो जानता था 2-3 महीने तक उसको जाना पड़ जाएगा। वो ज्यादा वक्त अपनी बीवी और बेटी के साथ गुजारता। वो अपनी बीवी को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाप के साथ किया हुआ कौल भी तो निभाना था। यूं वो दिन आ पहुंचा जब वो तुर्बत बलोचिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान से ओमान जा रहा था, एक बहुत दुखी दिल के साथ, गमज़दा दिल के साथ। अभी बच्ची को देखा ही कहां था, अभी तो 3 महीने ही तो हुए थे। 2-3 महीने में उसका कहां दिल भरना था। और इतनी प्यारी बीवी जिसको वो एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं करता था, उसको पता नहीं कितने टाइम के लिए वो छोड़कर जा रहा था। वो दुखी दिल के साथ दूसरे मुल्क तो पहुंच गया, और वहां पे उसके लिए जिस नौकरी का बंदोबस्त किया गया था वो एक ऐसे इदारे में नौकरी थी जहां पे उसको 10 घंटे काम करना पड़ता, और तनख्वाह भी इतनी मामूली थी कि जितना वो खाने पीने दोस्तों के साथ उड़ा देता था उतनी उसको तनख्वाह दी गई। सुबह काम पे जाना और 10 घंटे बाद वापस आना। जिसने आंख ही एक अमीर घर में खोली थी, कभी कोई काम ही नहीं किया था, वो बच्चा जब 10-10 घंटे काम करता तो उसकी हालत खराब हो जाती। और महीने के एंड पे जब सैलरी उसके हाथ पे रखी गई तो वो परेशान हो गया। वो इतनी मामूली सैलरी थी कि वो तो उसके कपड़े, जूते, खाना पीना, नाश्ता, इधर उधर के जो वो अयाशियां करता था उसके मुकाबले में तो वो कुछ दिनों में उड़ा देता था, क्योंकि बाप का पैसा था। और तब उसको एहसास हुआ कि 10-10 घंटे नौकरी करने के बाद सिर्फ इतना मिला है जितना वो चंद दिनों में उड़ा देता था। उसी दिन ही तो इंसान को अहमियत होता है पैसे का, जब वो खुद कमाता है। मैंने इसी तरह का एक वाकया पढ़ा था कि एक लड़का बाप के पैसे को इसी तरह उड़ाता था, और एक दफा बाप ने फरमाइश रखी कि तुम्हें मेरी सारी जायदाद उस वक्त मिलेगी जब तुम कमा के लाओगे। उस लड़के ने 2 दिन कमाया, मुश्किलों से एक होटल पे नौकरी मिली, क्योंकि वो एक अयाज था, उसको तो कोई काम भी नहीं आता था। सारा दिन बर्तन धो के उसने जैसे कैसे शर्त पूरी की, क्योंकि बाप ने कहा था सिर्फ इतने पैसे कमा के लाओ। 2 दिन में कमाने थे। 2 दिन में कहां से नौकरी मिलती, क्या मिलती। उसने एक होटल पे जाके नौकरी करके बर्तन धो के 2 दिन में उतने पैसे कमा लिए। खुशी खुशी बाप के पास आया और कहा ये देखो अब्बा मैंने कमा लिए। बाप ने कहा ठीक है, ये सामने कुआं है, इसमें पैसे फेंक दो। उसने एकदम बाप की तरफ देखा और क्या क्या कह रहे हैं अब्बा, मैंने 2 दिन किस तरह मेहनत करके ये कमाई और आप कह रहे हैं मैं इनको कुएं में डाल दूं। तो बाप ने कहा यही सिखाना था कि जब इंसान खुद कमाता है तो उसको एहसास हो जाता है कि कितनी मेहनत से कमाए हैं, कि ये पैसे मेरे होते तो मैं इससे 100 गुना ज्यादा भी फेंक देते हैं। अगर तुमने कमाए हैं 2 दिनों में तो तुम्हें फेंकते हुए तकलीफ हो रही है। ये वालिदैन इस तरह तरबियत करते थे पुराने वक्तों में। और अकबर के बाप ने भी उसकी तरबियत के गर्ज से कैसी उसकी नौकरी लगवाई थी कि उसको समझ आए पैसे की, दुनिया की अहमियत की। उसने जैसे कैसे 1 महीने की तनख्वाह तो मिल गई, और वालिद साहब से उसने राब्ता किया तो वालिद ने कहा तुम्हें यहां पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, बीवी, बच्ची, घर, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, तुम सिर्फ जिंदगी के कुछ असूलों को सीखो। वहीं पे उसके बाप का दूर का एक भाई, जिसका वो चचा कहता था, वो फौज के अंदर मेजर था, एक बड़ी पोस्ट पे था। एक दिन वो उससे मिलने के लिए आया। वो बहुत खुश हुआ अपने चचा से मिलके, और चचा से बोला कि मैं बाप से किया हुआ वादा निभा रहा हूं, वरना आप जानते हैं हमारे पास सब कुछ है। चचा ने कहा हां मैं भी जानता हूं, तुम्हारे बाप ने मुझे भी कहा था, और तुम्हारी ये नौकरी इसलिए ही लगवाई गई है कि तुम्हें वक्त, पैसा और मेहनत की अहमियत का पता चले। परेशान मत हो, अभी कुछ अरसा नौकरी करो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। कुछ टाइम उसने मजीद किया और एक दिन उसका चचा पहुंच गया। बोला छोड़ो नौकरी, गाड़ी में बैठो। उसको गाड़ी में बिठाया गया। वो अपनी उसी फौज के अंदर ले गया और एक अपने अफसर को बुला के कहा यह है मेरा भतीजा जिसके बारे में मैंने बात की थी। उन्होंने कहा ठीक है, कल से तुम ज्वाइन कर लो। एक बहुत बड़ा स्टोर था जिसके बाहर उसकी नौकरी लगी थी कि इसके अंदर से जो भी सामान जाएगा, लोग आएंगे, तुम इसको रजिस्टर पे लिखोगे, नाम लिखोगे, डिटेल लिखोगे, सब कुछ लिखोगे और वो चीज़ें उनको इशू कर दोगे और बाद में वो आके वापस कर जाएंगे। तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा कि वो सुन के हैरान रह गया। तब उसको एहसास हुआ अब्बा ने कैसी पैसा कमाया था, फौज के अंदर तो बहुत ज़्यादा पैसा था। अगले ही दिन से उसने
नौकरी करनी शुरू कर दी। एक आसान सी नौकरी, कुछ भी नहीं करना होता था, रिहाइश भी वहीं पे मिल गई थी, खाना पीना भी वहीं फौज से मिल जाता था, और सारा दिन वो उस गोदाम के बाहर, स्टोर के बाहर बैठता एक कुर्सी के ऊपर, और जो कुछ भी होता वो इशू करता, लिखता, और लोग आकर वापस कर जाते। महीने पे जब तनख्वाह मिली वो तो बेइंतहा खुश हो गया। उसने काफ़ी इनामात खरीदे, ऐसे तोहफे खरीदे जो बीवी को, अम्मा को, अब्बा को भेज सके, और उस काफ़ी मोटी रकम जो उसको मिली थी तनख्वाह की सूरत में, जब उसने तोहफे भेजे तो बाप ने कहा, नहीं बेटा, ये संभाल के रखो। पहली भी जो तुम्हारी कमाई थी जो बहुत कम थी, वो भी तुम्हारी मेहनत की थी, ये भी जो तुम्हारी कमाई है ये मैं तुम्हारी तरबियत में कर रहा हूं, ये भी मेहनत की है, इसको संभाल के रखो, उड़ाओ मत। सब कुछ है यहां पे, किसी चीज की कमी नहीं। तुम एक अमीर बाप के बेटे हो, वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी तरबियत हो रही है। उसने पैसा बचा लिया। अब वो नौकरी करता रहा और पैसे बचाता रहा, यहां तक कि वो अब बीवी और बच्चे को भुलाने में, यानी वो दुख, वो तकलीफ जो हर वक्त उसको महसूस होती, अब कम हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके आदी हो गया रहने का, उनके बगैर रहने का। 1 साल बाद उनको कहा गया कि तुम्हें 2 महीने की छुट्टी दी गई है। उसने इनामात जो पहले लिए थे, जो तोहफे तहाइफ लिए थे, वो सारे फिर से खरीदे। अच्छा खासा वो पैसा जमा कर चुका था। उसने जेवरात लिए और काफ़ी महंगी चीज़ें ली, अम्मा के लिए, बीवी के लिए, बेटी के लिए, अब्बा के लिए, और रवाना हो गया। 2 महीने उसने अपने बलूचिस्तान में गुजारे और 2 महीने बाद अपनी छुट्टी गुजार कर वो वापस आ गया। जिंदगी अब इसी डगर पर चल रही थी कि इसी दौरान उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया। अभी तक की जो कहानी आपने सुनी है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जैसे कि इंसान की कहानी होती है। वहीं अब कुछ अरसे बाद उसने अपने उसी चचा से कहा कि मैं यहां ही रहता हूं, मैं अब चाह रहा हूं मैं अपना अकेला कमरा ले लूं और वहां अपनी रिहाइश इख्तियार करूं। आपको कोई इतराज तो नहीं है? चचा ने कहा, नहीं, तो माशाल्लाह कमा रहे हो और तुमने जितना अरसा नौकरी की है बहुत अच्छी की है, तुम्हारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बेटा तुम्हारा जो दिल करे तुम कर सकते हो। उसने अपना एक अलग से कमरा ले लिया जिस जगह पे वो फौज का बना हुआ था, उससे कुछ फासले पे, जहां पे वो पैदल चलकर जाता और पैदल ही कमरे से अपनी ड्यूटी पर पहुंचता। एक काफी बड़ा कमरा था। अब क्योंकि जहां पहले वो रह रहा था वो कमरा मिला हुआ तो फौज की तरफ से था, लेकिन शेयरिंग में था, वो अकेला नहीं था, साथ में कोई और भी था, खाना भी फौज की तरफ से मिल जाता था। अब वो अकेला रहना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने कमरे को सेट किया, उसके रहने के लिए चारपाइयां, जो कुछ सामान वगैरह होता है उसने वो डाल दिया और खुशी खुशी रहना शुरू हो गया। क्योंकि बलोच काफी ज्यादा वहां पे रहते थे तो इसलिए कई लोगों के साथ उसकी दुआ सलाम हो गई थी, और स्पेशली जो उसके अपने इलाके के थे, तुर्बत बलोचिस्तान के, उनके साथ तो उसकी बहुत ज्यादा बन गई थी, बहुत ज्यादा प्यार का ताल्लुक बन गया था। एक दिन वो अपने कमरे से बंद करके जैसे ही निकलने लगा तो थोड़े ही फासले पे उसने एक मंजर देखा। 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही थीं। एक इंतहाई हसीनो जमील सफेद कलर की बिल्ली थी और एक काली स्याह बिल्ली। मेरी बिल्ली अभी आई थी और उसने खड़े होकर मुझसे फूड मांगा और मैंने उसे खाना दिया और वो चली गई है। अभी मैं उसको रिकॉर्ड करना चाह रहा था लेकिन वो चली गई। तो उसने 2 बिल्लियों को देखा, एक ऐसी भयानक, बहुत बड़ी सी और खौफनाक सी थी, वो गुर्रा रही थी। वो चलता हुआ जिस रास्ते पे जा रहा था उसी रास्ते पे ही दोनों लड़ रही थी, और एक सफेद बिल्ली थी जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारे उसका रंग था। वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गई, यहां तक कि उस काले रंग वाली बिल्ला जो था शायद, उसने उस सफेद बिल्ली को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया, यहां तक कि उसके सफेद बालों के ऊपर खून लग गया। वो जख्मी हो गई थी और जैसे ही उसने देखा उनकी लड़ने की आवाजें आ रही हैं और वो काला स्याह बिल्ला उस मासूम सी सफेद सी बिल्ली पे इस तरह हमला आवर हो गया कि उसको जान से ही मार डालता कि ये भागता हुआ गया। इसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और डराने के लिए उस काले बिल्ले को मारा। वो फिर भी नहीं डर रहा था तो उसने साइड से एक डंडा उठा लिया कि अब अगर ये ना गया तो मैं इसको डंडा मार दूंगा। अगर ये उस वक्त मुदाखलत ना करता तो सफेद बिल्ली जो अब शदीद जख्मी हो चुकी थी मर ही जाती।
इसने डंडा जाके जोर से बिल्ले को मारने की कोशिश की तो बिल्ला वहां से भाग गया, लेकिन वो काला बिल्ला तो भाग गया, सफेद बिल्ली जमीन पर पड़ी थी, खून में नहा चुकी थी। उसका एक कान, सीधी साइड का कान जख्मी हो चुका था, शायद वो कट गया था। उसने उसके कान के एक हिस्से को काट दिया था। वो भागता हुआ बिल्ली के पास गया। वो एक ऐसा रहमदिल इंसान था जो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता था कि बिल्ली को इस तरह देखा तो उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने फौरी तौर पे उसको उठाया और लेकर अपने कमरे में वापस गया कि इसकी मैं देखभाल कर सकूं, लेकिन अंदाजा हुआ वो ज्यादा ही जख्मी हो चुकी है। इसको मैं तिबी इमदाद नहीं दे सकता, अगर इसकी जिंदगी बचानी है तो इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। उसको मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो बहुत प्यारी खूबसूरत बिल्ली थी। उसने उसे उठाया और तेजी से भागता हुआ अस्पताल तक पहुंच गया। उस बिल्ली का वहां पे इलाज हुआ, एक ट्रीटमेंट हुआ जो किया जाना चाहिए था, और यूं उन्होंने कहा अब इसको रेस्ट की जरूरत है। वो बिल्ली को लेकर वापस अपने कमरे में आया, उसको दूध पिलाया, खाने पीने की चीजें दी और उसको लिटा दिया। अब उसकी जिंदगी का एक मामूल बन गया। उसके कमरे में एक उसका साथी मिल गया था जिससे वो बातें करता, जो उसके साथ रहती वो थी वो सफेद बिल्ली। उस बिल्ली से इतना मानूस हो गया कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो खिड़की के रास्ते चली जाती, वापस आ जाती। अब वो बिल्ली का भी घर था, वो दोनों वहीं रहते। वो उसके खाने पीने का भरपूर ख्याल रखता। कुछ दिनों तक तो बिल्ली उसके साथ रही, लेकिन एकदम जब वापस एक दिन वो नौकरी से वापस आया तो देखा कमरा खाली है। उसने कहा शाम तक तो वो आ जाती है, आज कहां चली गई। उसने इधर उधर जाके ढूंढा कि कहीं फिर से वो काला बिल्ला ना आ गया हो, उसने उसको नुकसान ना पहुंचा दिया हो, लेकिन बिल्ली ना मिली। काफी ढूंढने पे भी बिल्ली वापस ना आई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, बिल्ली वापस ना आई। वो समझा या तो वो अपने घर वापस चली गई है या उस काले बिल्ले ने उसको नुकसान पहुंचा दिया है। बहुत दुखी हुआ, बहुत रंजीदा हुआ, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। कुछ दिन और गुजरे। उसके गांव का एक शख्स उसके पास आया और उससे बोला, अकबर बेटा, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि उनको मैं अपने पास ठहराऊं, लेकिन मेरा तो घर में जगह नहीं है। तुम्हारे पास तो कमरा है बड़ा सा, वहां पे रहने की काफी जगह है। वैसे हम कमरा ढूंढ रहे हैं, अगर तुम इजाजत दो तो क्या 2 दिन वो तुम्हारे पास रह सकते हैं। उसने कहा चाचा इसमें ऐसी क्या बात है, आप मेरे इलाके के हैं, मेरे चाचा हैं। तो उसके इलाके का था, उसको जानता था उस बंदे को। उसने कहा हाँ हाँ कोई मसला नहीं, वैसे भी बलोच कौम तो एक मेहमान नवाज कौम होती है। उन्होंने कहा हाँ हाँ चाचा कोई मसला नहीं, बिल्कुल रहें वो। यूं अगले ही दिन उसके वो शहर का बुजुर्ग जिसको वो चाचा बोलता था वो आ गया और 2 और लोग भी अंदर दाखिल हुए। उनके पास 2 बड़े बड़े शापर टाइप थे जिनको बांध दिया गया था, ऊपर टेपें लगा के बड़ा कस के बांध दिया गया था। उन्होंने कहा ये बेटा 2 दिन तुम्हारे साथ रहेंगे फिर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं चाचा, ये रहें। चाचा तो उनको छोड़कर चला गया। उसने कहा मैं तो नौकरी पे जा रहा हूं, आप यहां रहें, मैं सुबह चला जाऊंगा। तो ये सामान क्या है जो इतना बड़ा, 2 बड़े बड़े शापर हैं जिनको पैक किया गया है। उन्होंने कहा ये जूतियां हैं जो हम कारोबार करते हैं, इनको अच्छी तरीके पैक किया गया है। 2 दिन हम रहेंगे, कमरा हम ढूंढ रहे हैं, 2 दिन बाद जैसे ही कमरा मिल जाएगा हम चले जाएंगे, तो आपको परेशानी तो नहीं होगी। उसने कहा नहीं नहीं 2 दिन क्या, आपको हफ्ता रहना है, मैं तो अकेला हूं, आप रहिए, कोई मसला नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। वो शायद कोई कारोबारी शख्सियत थे। वो अपना सामान जिस तरह उस दौरों में डब्बे वगैरह तो नहीं होते थे, उनको बड़े बड़े शापरों में पैक करके ऊपर टेप मार दी जाती थी, इस तरह का कोई सामान पैक था। 2 दिन की बजाय अब वो शायद हफ्ता रहने वाले थे। जब तक कमरा ना मिलता तो वहीं पे रहते। तो पहली रात वो तीनों वहीं पे सोए। ये दूसरी रात थी कि वो मेहमान और अकबर कमरे में सो रहे थे कि रात के 1 बजे का टाइम था, 2 बजे का टाइम था, वो नहीं जानता कि दरवाजा बाहर से किसने खटखटाना शुरू कर दिया। अकबर उठकर बैठ गया कि रात को खुदा खैर करे इस टाइम कौन आ गया। दरवाजा खटखटाने वाले को बहुत जल्दी थी, वो दरवाजा तेजी से खटखटा रहा था, ठा 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 ठा। उसने कहा भाई रुको रुको यार, आता हूं, क्या हो गया है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस मौजूद थी। इतनी ज्यादा पुलिस मौजूद थी कि वो डर गया, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला पुलिस ने फौरी तौर पे उसको नीचे गिराया और उसके हाथ पीछे करके उसको
हथकड़ी लगा दी और बाकी दोनों को भी एकदम से इसी तरह जमीन पे गिरा के हथकड़ी लगा दी। वो बोलता रहा, क्या हो गया है, आपको गलतफहमी हुई है, आप मुझे क्यों इस तरह पकड़ रहे हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी और वो बाकायदा कैमरे वगैरह भी लेकर आए थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह की। उन दोनों को जो साथ थे वो खामोश रहे, सिर्फ अकबर ही बोलता रहा, भाई गलत फहमी हो गई है, भाई मैं तो मुलाजिम बंदा हूँ, यहाँ फौज में नौकरी करता हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। किसी ने एक ना सुनी। सामान भी लेकर और उन तीनों को लेकर वो थाने पहुंच गए और थाने जाकर उसको मालूम हुआ कि जिन दो लोगों को उसने अपने घर में एज ए मेहमान ठहराया था वो जूतों को कारोबार नहीं, वो मंशियात का कारोबार करते थे। अब उन तीनों को अलग अलग रखा गया। वो नहीं जानता था अकबर वो दोनों कहां हैं। उसको बहुत शिद्दत के साथ मारा गया कि बताओ ये सामान कहां से मंगवाते हो। उसने बड़ा समझाने की कोशिश की कि मेरा यकीन मानिए मैं नहीं जानता, मेरे मेहमान हैं, मैंने इनको ठहराया था, मैं सामान के बारे में नहीं जानता। लेकिन उसकी कुछ दिनों तक ऐसी मुरम्मत की गई कि उसको उल्टा लटका के मारा गया। उस पर इतना तशद्दुद किया गया, इतना तशद्दुद किया गया कि वो मान जाए। वो रोया, गिड़गिड़ाया, हर तरह की कस्में उठाई, हर तरह की बात की कि मेरा यकीन मानिए मैं नहीं जानता ये कौन लोग हैं, मैं तो मेहमान के तौर पे ठहराया था। यहां तक कि एक पूरी तफ्तीश के बाद ये बात अदालत तक पहुंची और उन दोनों ने भी उसके खिलाफ गवाही दे दी। जिसको उसने मेहमान के तौर पे ठहराया था उन्होंने कहा, हाँ ये हमारा ही साथी है, हमारे साथ ये मिला हुआ है, इसको सब पता है। उसने अदालत में भी रो रो के चीख के कहा था, मेरा बैकग्राउंड चेक करें, मेरा सारा चेक करें, मैं ये नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन अदालत में सारे सबूत उसके खिलाफ थे, कोई भी नहीं था जो उसके हक में गवाही दे सकता। एक मामला ही एक मंशियात का था, एक बहुत बड़ा मामला था और इतनी तादाद में बरामद हुई थी। यूं उन दोनों को 25-25 साल और अकबर को 15 साल की उम्र कैद हुई। उसने जैसे ही सुना उसको 15 साल उम्र कैद हो गई है, जितना चीखा, जितना चिल्लाया, वो वहीं पे गिरा और बेहोश हो गया। उस फैसले को सुनते ही उसे होश ना रहा। जब उसकी आंख खुली तो वो एक बिस्तर पर लेटा था और उसने देखा सामने एक नर्स और एक डॉक्टर खड़ा है, साथ ही 2 पुलिस वाले खड़े हैं। उसने उठना चाहा तो पता चला उसका हाथ जो हथकड़ी में बंद है और वो हथकड़ी बेड के साथ ही लगी हुई है। तो पुलिस वाले उससे बोले, लेटे रहो, उठने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हें होश आ गया। वो फिर से बोलना शुरू हुआ, यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो अपनी गवाही में बहुत कुछ बोलता रहा और उसी वक्त जब डॉक्टरों ने उसको डिस्चार्ज कर दिया कि अब आप इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो फिर से उसने वही चीखना शुरू कर दिया, मेरा यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने रख के एक थप्पड़ दिया कि अब बोला ना, अब तुझे 15 साल जेल हो चुकी है, अब तू बोला तो तेरा ऐसा हम कचूमर निकालेंगे तू सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अब तू हमारे हवाले है। वो उसको लेकर गए, एक बड़ी सी बैरक के अंदर डाल दिया और जब वो उसको लेकर जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो दोनों तरफ बड़ी बड़ी बैरकें बनी हुई थी। उन बैरकों के अंदर बड़े बड़े खौफनाक कैदी थे। एक नौजवान जिसकी उम्र अब 24 साल हो चुकी थी, वो जब गुजर रहा था, एक खूबरू नौजवान 24 साल का, तो साइडों से आवाजें आ रही थी, ए चिकने, बड़ा खूबसूरत है भाई तू, चल तू आ गया है, अब तू हमारी रातें गर्म करेगा, लो भाई देख लो, हमारे लिए स्पेशल मेहमान लेके आए हैं जो अब हर रात हमारे साथ सोएगा, हमारे बिस्तर को गर्म करेगा। वो तो इन आदि लफ्जों का, इन बातों का आदी नहीं था। उसको तो अभी तक यकीन नहीं आया था कि 15 साल की उसको कैद हुई है। वो तो ये सोच के बेहोश हो गया था, 24 साल मेरी उम्र है, 25 साल, 15 साल इसमें लगा ले, मेरी तो उम्र इतनी हो चुकी होगी, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे माँ बाप का क्या बनेगा। और ऊपर से ऐसे जुमले उससे कसे जा रहे थे, उसको ऐसे जुमले सुनाए जा रहे थे जिसको वो ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर रहा था कि इन कैदियों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे खौफनाक लोगों के साथ जो पुलिस के सामने ऐसे जुमले कस रहे थे कि रात को तेरा बस इंतजार करेंगे, तेरे जिस्म का इंतजार कर रहेंगे। एक बड़ी सी बैरक के अंदर जाकर उसको डाल दिया गया। वहां पे कुछ और लोग भी थे और एक बुजुर्ग भी कैद था। उसने जाके रोना शुरू कर दिया। वो काफी देर रोता रहा तो उस बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा रोना बंद कर, ये बता किस केस में आया है। उसे बोला ही ना जाता।
उसने रोते रोते सारा केस बता दिया। उसने कहा कहां से है? तो उसने अपना जब बैकग्राउंड बताया तो बुजुर्ग ने कहा मैं भी तो उसी इलाके से हूं। परेशान मत हो, परेशान मत हो, तकदीर में जो लिखा होता है वो होके रहता है। शायद तेरी तकदीर में इस तरह लिखा था। मैं जानता हूं तेरे आंसू बताते हैं तूने जुर्म नहीं किया, लेकिन बेटा तकदीर में अगर कुछ लिखा होता है वो होके रहता है। अगर तकदीर ने तुझे यहां पहुंचाया है तुझे निकाल भी देगी, हौसला रख। और हां, ये जो सामने जहां से गुजर के आया है, जब दिन की रोशनी होती है तो सारे ये इकट्ठे होते हैं। वॉशरूम भी हमारे इकट्ठे हैं। ऐसा ऐसा सब सीख जाओगे। इनसे पंगा मत लेना, ये बहुत खौफनाक लोग हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। जितना ज्यादा हो सके इनसे दूर रहना। तो मेरे बेटों की तरह हो, मेरे इलाके के हो, बस अपना ख्याल रखना। वो रात कयामत की रात थी उस लड़के के लिए जो वालिद के कहने पे तरबियत उसकी हो रही थी। एक दूसरे मुल्क तो चला गया था अपनी बेटी और बीवी को छोड़ के, जिसकी आज एक बेटा और 2 बेटियां हो चुकी थी। आज वो एक ऐसे इल्ज़ाम में, एक ऐसे जुर्म में जेल में आ चुका था जो उसने किया ही नहीं था। वो रात उसकी रोते हुए गुजर गई। जब सुबह उठा तो उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। लेकिन एक जेल का माहौल, खौफनाक कैदी जिनकी शक्लें ही भयानक थी, जो बहुत बड़े मुजरिम थे। वो बुजुर्ग उनको बता चुके थे ये वो लोग हैं जिनका यहां पे डंका बजता है। अगर ये उसको छोड़ भी देते हैं तो ये यहां पे अपने हाथ पांव ऐसे मजबूत कर चुके हैं, ये बाहर जाके जान के एक जुर्म करते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। क्योंकि इन बदमाशों को, इनको ये जेल की दुनिया ऐसी रास आ गई है, अब ये बाहर की दुनिया में रह नहीं सकते। इस जेल की दुनिया में ये सब कुछ बैठे यहां से चला रहे हैं। बेटा इनसे बच के रहना। कुछ 2-3 दिन तो वो उनसे बचता रहा, लेकिन वो हर वक्त जब भी उसको मिलते उसको वही कहते, ए चिकने तू बड़ा प्यारा है, आज रात को आना हमारे पास आ, आज रात को तू सो, तुझे खुश कर देंगे, तेरा जिस्म हमारा होगा, तू हमारी बीवी के तौर पे होगा। वो ऐसी घटिया बातें करते, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। ये चौथा दिन था कि जब उन्होंने वही वाली बात की तो उसका मीटर घूम गया कि क्या ये बकवास है। वो फिर उससे कह रहे थे, वो एक बलोच था, वो एक गैरतमंद था, वो अपनी जान दे सकता था लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकता था कि कोई भी उसके जिस्म से खेले। और में से 2 डाकू वही मुजरिम जो थे उसके सामने आए। जैसी वो हरकत की तो उसने उंगली दिखा के कहा, अब अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तो वो उसको तपाते हुए बोला, ना खींचना जुबान, हम तो चाहते हैं तो हमारी जुबान खींच। और उसी लम्हे वो आगे बढ़ा और उन दोनों से भिड़ गया। तीसरा भी भागता हुआ आया और एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई जहां पे वो 3 मंझे हुए बदमाश और वो 24-25 साल का नौजवान आपस में गुत्थम गुत्था थे। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अकबर को भी काफी चोटें लगीं, लेकिन वो भी उनको चोटें पहुंचाने में उसने उनको भी काफी चोटें पहुंचा दी। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई, सबको पकड़ लिया गया। अब मामला था कि क्यों यह लड़ाई हुई है। कैदियों से गवाही ली गई तो वो सब कैदी उन तीनों से डरते थे। बहुत बड़े मुजरिम थे, उनका वहां पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। और बुजुर्ग ने समझाया था, बेटा इनसे पंगा मत लेना, ये बहुत ताकतवर हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। लेकिन उसकी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकी थी कि ऐसे जुमले वो सुनता कि वो उससे नाजेबा अल्फाज में कहते थे। वो इसलिए ना चाहते हुए भी लड़ पड़ा था। और जब गवाही दी गई तो सब कैदियों ने उन्हीं के बदमाशों के हक में गवाही दी कि इस लड़के ने ही पहले इनको हरकत की थी, जिसकी वजह से इनको गुस्सा आया। इस लड़के ने ही इनको पहले गुस्सा दिलाया था, इन्होंने कुछ नहीं किया, और जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ी। अकबर ने अपने जेल की तरफ कहा कि उनसे पूछ लें। उन्होंने भी डर के मारे यही गवाही दी कि हमें नहीं पता। बुजुर्ग भी खामोश इसलिए रहे, वो जानते थे कि अगर मैंने गवाही दे दी तो वो तीनों, मैं तो बुजुर्ग हूं, उनकी मार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। खौफ की ऐसी फजा कायम हुई कि सारे सबूत अकबर के खिलाफ चले गए और फिर बदमाशी करने पे और जेल का माहौल खराब करने पे उन्होंने उसको इतना मारा, इतना ज्यादा मारा, इतना ज्यादा मारा, वो सोच भी नहीं सकता था। कि वो कहता है, मेरी पांव और बैक पे
हिप पे। इतने डंडे बरसाए गए कि मैं रात को सो नहीं सकता था। इंसान जैसे सजदे में सर रखता है, घुटने रखता है और सजदे में सर रखता है, तो मैं पाँव भी ज़मीन पर टच नहीं कर सकता था और मैं सजदे वाली हालत में लेटता था। मुझे इतना तकलीफ होती थी। वो बुजुर्ग ने मेरी बहुत देखभाल की। उस बुजुर्ग ने मुझे ढारस पहुंचाई और उस बुजुर्ग ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा, बेटा तुम्हें कहा था, तुमने क्यों ये गलती की। लेकिन कुछ दिनों तक वो ठीक तो होना शुरू हो गया, लेकिन वो जो पीछे चाचा थे वो उसके लिए पैसे, कपड़े, फल फ्रूट, चीजें भेजते रहे। ये एक अच्छी बात थी कि वही उसके चचा जो मेजर थे वो मुसलसल पैसे भी और खाने पीने का सामान भी भेजते रहे। एक महीना हो गया। एक महीने बाद उसको पता लगा कि कोई मुलाकात के लिए आया है। वो जब मुलाकात वाले कमरे में पहुंचा तो सामने अपने चचा को देखा, जिनको देखते ही वो उनसे लिपट गया और धाड़े मार के रोता रहा। चाचा ने उससे कहा, बेटा मैं जानता हूं तू बेकसूर है, लेकिन सारे सबूत तेरे खिलाफ गए हैं। उन्होंने बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग की थी और तेरे ही घर से वो लोग मौजूद मिले थे, इसलिए तो तुझे 15 साल और उनको 25-25 साल हुई है। बेटा अपना मुल्क पाकिस्तान होता तो पैसा और सिफारिश लड़ा के कुछ ना कुछ कर लेते। इस मुल्क में ना सिफारिश चलती है ना पैसा। मैं चाहूं भी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो काफी देर उससे बातें करते रहे और जब उठने लगे, जाने लगे, तो उसने कहा, चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस एक महीने के अंदर आपने जितना फ्रूट, खाने पीने का सामान, कपड़े और पैसे भेजे हैं, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। वो एकदम से चौंके और एकदम से मुड़े और कहा, कपड़े, पैसे? बेटा मैंने तो अभी पैसे जमा करवाए हैं कुछ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें दे देंगे। अभी मिले नहीं होंगे, मेरे जाने के बाद तुम्हें देंगे, लेकिन उससे पहले तो मैंने पैसे जमा नहीं करवाए। उसने कहा, चाचा मुझे खाने पीने का सामान, कपड़े और पैसे तो हर 10 दिन बाद आते रहे हैं, जो काफी ज्यादा थे, जो मैंने भी खाया पिया और अपने कैदियों को भी खिलाया। उसने कहा, नहीं बेटा मैंने नहीं खिलाए, मैंने नहीं भेजे। चाचा तो चले गए, लेकिन वो वापस आते हुए हैरान था, तो फिर मेरा कौन सा रिश्तेदार है, कौन सा मेरा जानने वाला है जो मुझे पैसे भेज रहा है, मेरा ख्याल कर रहा है? उसके पास इस सवालों का जवाब नहीं था। कुछ दिनों के बाद अब उसकी आदत हो गई थी, वहां बैरक से निकल के आप वॉशरूम से भी जा सकते थे। बैरक के अंदर वॉशरूम नहीं बने हुए थे, उनकी कोई अपनी जेल होगी अलग से। वो रात को भी दिन को भी जब भी बाथरूम में जाना चाहते वो बाथरूम में जा सकते थे, और साइड पे एक मस्जिद भी बनी हुई थी, आप मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ सकते थे। अब उसने अपना ध्यान नमाज की तरफ लगाना शुरू कर दिया था। वो 5 वक्त नमाज पढ़ता, लेकिन हर रात वो रोता था। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती थी जब वो रोता ना हो। अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को याद करके बेइंतहा रोता। एक रात वो वॉशरूम जाने के लिए उठा अपनी बैरक से, और जैसे ही वॉशरूम के लिए गया तो सामने वही तीनों वॉशरूम से निकल रहे थे, वही कैदी जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी और सबने उन्हीं कैदियों के हक में गवाही दी थी और इसको मार पड़ी थी। उन्होंने तीनों ने देखते ही कहा, अब तो तुझे हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा कि हम क्या बला हैं। इसलिए आज मौका भी है, टाइम भी बड़ा जबरदस्त है, तो आज इनकार ना करना। जो हम करें चुप करके वैसे करते जाना, बस अपनी शलवार उतार दो। और अगर चांचों की या फिर कुछ किया तो पिछली मार याद है ना, इससे भी बुरी तरीके मारेंगे इस दफा, क्योंकि दूसरी दफा फिर भी जो करे तो वो कहते हैं शायद इस पे पुरानी मार का असर नहीं हुआ, फिर वो ऐसी मार डालते हैं, ऐसी मार लगाते हैं कि फिर जुर्रत नहीं होती। इसलिए जो कहें चुप करके करो। उसने फैसला कर लिया कि वो एक बलोच है, जान दे देगा लेकिन इनकी बात नहीं मानेगा। उसने कहा, मैं बलोच हूं, मेरी जान चली जाती है चली जाए, लेकिन मैं ये गलत फेल तुम्हें नहीं करने दूंगा। उनमें से एक शख्स ने एक छुरी टाइप बनाई हुई थी, छुरी नहीं थी, किसी चीज को काट के उसने छुरी बनाया हुआ था, और उसने अपने हाथ में पकड़ी और कहा, फिर तैयार हो जा, अगर तुझे मरना ही कबूल है तो रुक, आज पहले तुझे मारेंगे, उसके बाद तुझे बेहोश करेंगे या मार देंगे, उसके बाद तेरे साथ बदफेली करेंगे। वो आगे बढ़ने ही लगा कि उसने देखा एकदम से वो तीनों
वो जो एक छुरी लेके उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसने अपना हाथ इस तरह फजा में लहराया कि वो उसको छुरी मारने ही वाला था कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जान चुका था उनसे लड़ नहीं सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो मरने के लिए तैयार हो गया था कि अगर मुझे मरना ही पड़ा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन बदफेली नहीं करने दूंगा। उसने आंखें बंद कर दी, लेकिन उसने एक चीख की आवाज सुनी और जैसे उसने अपनी आंखें खोली, देखा वो तीनों उड़कर पीछे जाकर इस तरह जमीन पे गिरे हैं, ऐसी डरे हुए हैं कि एकदम से उठे हैं और तीनों भाग गए हैं। वो हैरत से देखने लगा, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। वो तीनों नीचे पड़े थे और भाग गए। उसको समझ ही ना आई। वो वापस तो अपनी बैरक में आ गया, लेकिन उसके पास सवाल का जवाब नहीं था। अगले दिन जब उन तीनों से मुलाकात हुई तो उन्होंने तीनों ने हाथ जोड़ के उससे माफी मांगी और उसके पांव पे हाथ रख के कहा, तू आज से हमारा छोटा भाई है, हम तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि तुझे हमारी अगर मदद की जरूरत होगी तो हम तेरी हर तरह की मदद करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। वो हैरान था। उसने कहा, हुआ क्या है मुझे तो बताओ। उन्होंने कहा, जो भी हुआ है प्लीज हमें माफ कर दो, बस कुछ भी नहीं, हमें माफ कर दो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें माफ किया। और उसके बाद वो वही जो बदमाश उसके साथ खराब थे वो भी ठीक हो गए। उधर पैसे मुसलसल आते रहे, खाने पीने का सामान आते रहे। वो अपनी इबादत में रहा, रोता रहा, यहां तक कि अब तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता। कुछ दिनों बाद उसको पता लगा, कुछ महीनों बाद बाहर मुलाकात आई है। वो जब मिलने के लिए गया तो क्या देखता है, उसका बाप और उसका वही चाचा जो मेजर था मिलने के लिए आए हैं। वो अपने बाप से जाके लिपट गया और रोना शुरू हो गया। वो जो रोज रोता था, आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे सैलाब बन जाएंगे, धाड़े मार के रोता रहा। रोते 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 बाप से एक जुमला कहा, अब्बा ये तूने क्या कर दिया, मैं तो तेरा अकलौता वारिस था, सब कुछ मेरा ही तो था, ये तूने क्या कर दिया अब्बा। तू जानता है तेरा बेटा कोई जुर्म नहीं कर सकता, तू जानता है तेरा बेटा बेकसूर है, लेकिन अब्बा तूने मुझे भेजा यहां पे, तूने मेरे साथ क्या कर दिया। जो बाप भी रोए जा रहा था, ये जुमले बाप के दिल पे तीर की तरह लगे। बाप जो ज्यादा देर बैठना चाहता था फिर बैठ ही ना सका। बेटे के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था, दिलासा भी नहीं दे सकता था जो उस रोए जा रहा था। बस जल्द ही मुलाकात जो लंबी चलनी थी वो ऐसे रोने धोने पे खत्म हुई। बाप को फिक्र ऐसे तीर की तरह लगे कि बाप बेटे को खुदा हाफिज करके गले लगा के सर पे थपकी दे के बाहर निकला। बेटा भी रोता हुआ बैरक में वापस आ गया। बेटा नहीं जानता था कि बाप जेल से निकल के गाड़ी तक पहुंचा ही था कि गाड़ी के गेट को खोलते ही उसी वक्त दिल का दौरा पड़ा, जमीन पे गिरा और उसी वक्त इस फानी दुनिया से कूच कर गया। वो फिक्रे बाप को ऐसे चुभ गए थे कि बाहर रोते हुए उसने उसके चचा से इतना कहा था, हाय वो जुमले मुझे तीर की तरह चुभ गए हैं कि अब्बा ये तूने क्या कर दिया, मैं तो कभी नहीं चाहता था मेरा बेटा इस तरह गिरफ्तार हो, मैंने कब किया, मैं तो उसकी तरबियत करना चाहता था, हाय मैंने बेटे के साथ क्या कर दिया। बाप रोते हुए ये जुमले कहते कहते और चचा उसको दिलासा देते देते जब गाड़ी के करीब पहुंचे तो उन्हें गाड़ी खोला, क्या बैठे। वो बैठने ही लगे थे कि ऐसा दिल का दौरा पड़ा, गिरे और मर गए। वो अस्पताल लेकर गए, लेकिन उन्हें बता दिया ये खत्म हो चुके हैं। उन्होंने अकबर को नहीं बताया कि तुम्हारा बाप मर चुका है, कि अगर उसको जेल में ये बात पता लगी, जो पहले ही इतना रंजीदा है, इतना दुखी है, रो रहा है, बाप की मौत की खबर सुन के शायद वो भी ना चल बसे। खबर को छुपा दिया गया। उधर जिंदगी में अब वो आदी हो गया था उस जेल की जिंदगी का जिसको वो कभी भी जीना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसको उस जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। कि वहीं पे एक रात तहज्जुद के लिए उठा। वो वजू वगैरह करके जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो मस्जिद में दाखिल होने से पहले उसकी निगाह पड़ी सफेद बिल्ली है। बिल्ली को देखते ही वो चौंक इसलिए पड़ा कि उसका कान कटा हुआ था। जब लड़ाई हुई थी उसने इस बेहोश बिल्ली को उठाया था तो इसका कान जख्मी था, जिस्म के और हिस्सों पे भी था, लेकिन कान काफी कट गया था। उसने कटे हुए कान को देखा तो फौरन पहचान लिया, भाग के लपक के बिल्ली के पास गया, उसको सीने से लगा दिया कि हैं ये तो वही बिल्ली है, ये कहां कैसे आ गई। शायद कहीं खाने पीने के लिए या कैसे आ गई थी। उस बिल्ली से लिपट के वो बहुत प्यार करता रहा और उसके बाद उसने अपनी तहज्जुद की नमाज पढ़ी। जैसे ही वो नमाज से फारिग हुआ बिल्ली शायद जा चुकी थी, उसी के नमाज के दौरान ही वो चली गई थी। लेकिन अगले दिन फिर जब वो अपनी तहज्जुद की नमाज के लिए पहुंचा तो बिल्ली फिर आ चुकी थी।
वो बिल्ली से इतना मानूस हो गया कि चलो इस जेल के अंदर कोई तो है मेरा साथी जिससे मैं प्यार कर सकता हूं, बातें कर सकता हूं। जब भी बिल्ली रोज उसके पास आती वो जी भर के उससे प्यार करता, उससे बातें करता। वो बेजुबान जवाब तो ना दे सकती, लेकिन ऐसे लगता जैसे वो उसकी हर बात को सुनती हो और वो अपने दिल की हर बात कहता, अपने उस मजलूमियत की दास्तान सुनाता कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसको बताऊं, मैं फंस गया हूं, और वैसी बातें करता। कुछ दिनों के बाद उसने एक ख्वाब देखा कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है और बिल्ली नमाज के दौरान जो पीछे बैठी हुई थी, एकदम से वो बिल्ली से एक सफेद शलवार कमीज पहने हुए एक लड़की में बदल गई। उस लड़की के हाथ भी नजर आ रहे थे, इंतहाई गोरे चिट्टे खूबसूरत से हाथ, पांव भी नजर आ रहे थे, इंतहाई गोरे चिट्टे खूबसूरत से पांव, लेकिन उसने चेहरा नकाब कर रखा था। एक सफेद ऐसा लिबास जो इंतहा का बेशहा कीमती लिबास, जैसे जर्क बर्क इंतहाई कीमती लिबास हो, उसने कीमती लिबास पहन रखा था। लेकिन जिस लिबास से, उस सफ़ेद लिबास से उसने अपने माथे को ढांप रखा था, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, नाक और नीचे चेहरा भी उसने छुपा रखा था, और आंखों के ऊपर भी लड़ियां सी जिस तरह होती हैं वो लटक रही थीं। उस लिबास को देख के लगता था कोई जर्क बर्क महंगा कीमती लिबास उस लड़की ने पहन रखा है। वो लड़की बिल्ली से लड़की बन गई और एकदम से वो ख्वाब में डर गया और उठकर बैठ गया। ये कैसा ख्वाब था? वो बिल्ली लड़की कैसे बन गई? लेकिन एक ख्वाब था। अगले दिन फिर से बिल्ली आ गई और बिल्ली से प्यार करता रहा। उसको ख्वाब याद था, लेकिन एक ख्वाब था। लेकिन उस रात फिर से उसने ख्वाब देखा। वो बिल्ली फिर से एक हसीनो जमील लड़की में बन गई। जो उसके पीछे बिल्ली बैठी हुई थी वो खुद ब खुद एक लड़की की उसने शक्ल इख्तियार कर ली, और जिसका चेहरा छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें, इंतहा की बला की खूबसूरत आंखें नजर आ रही थी, और ऊपर माथे के ऊपर भी जो चादर थी उसकी खूबसूरत सी लड़ियां जैसे अरबियों की होती हैं ऐसे आंखों पे गिरी हुई थी। कई दिन तक वो इस ख्वाब को देखता रहा, लेकिन एक रात जब वो तहज्जुद की नमाज के लिए बिल्ली को वहां रख के नमाज के लिए कदम आगे बढ़ाने लगा, तो उसके आंखों ने देखा कि वाकई बिल्ली अपनी जगह पे बैठे बैठे उसी हसीनो जमील लड़की में बदल गई जिसके वो कई दिनों से ख्वाब देख रहा था। उसने जैसे ही देखा एक जोरदार मुंह से चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गया, क्योंकि उस बिल्ली को एक इंसानी रूप में बदलते हुए देख के उसको समझ आ गई ये तो कोई जिन्नी है, ये तो कोई इंसान नहीं, जिन्नात में से हो सकता है। कैसे एक बिल्ली इंसान का रूप धार सकती है, एक औरत का रूप धार सकती है? ख्वाब की हद तक तो उसको पता था कि ख्वाब है जो मैं देख रहा हूं, लेकिन हकीकत में उस बिल्ली को एक लड़की का रूप धारते हुए वो बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली थोड़ी देर बाद, वो कितनी देर बेहोश रहा, उसने देखा वहां पे कोई बिल्ली नहीं है। लेकिन अगले ही दिन बिल्ली उसके पास नहीं आई। कई दिन गुजर गए, बिल्ली नहीं आई। वो परेशान था इस बात का, उसने किसी से जिक्र नहीं किया था कि एक दिन फिर से उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा वही बिल्ली जिसने एक लड़की का रूप धारा है, उस लड़की ने उससे हम कलाम हुई। अकबर, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। हां, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्नात के कबीले से हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं, मुझसे डरो मत। उसकी आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा ये क्या है? मैं तो डर गया था, बेहोश हो गया था खौफजदा होके, लेकिन अब क्या करूं? उसने अपने आप को हिम्मत दी कि अगर अब ये लड़की आएगी तो मुझे हिम्मत करनी होगी। और ऐसा ही हुआ। फिर एक रात वो लड़की उसके पास आई, लेकिन वो बिल्ली के रूप में थी। वो जान गया ये जो बिल्ली आ रही है, सफ़ेद सी बिल्ली, ये वही है जो ख्वाब में आके मुझे पैगाम दे चुकी है, जिसको मैंने इंसानी रूप में बदलते हुए देखा था। ये वही लड़की है। और वैसा ही हुआ। उस बिल्ली ने फिर उसके सामने खड़े खड़े एक इंसान का रूप धार लिया। आज उसको डर तो लगा, लेकिन वो बेहोश नहीं हुआ। दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन बिल्ली की तरफ देखता रहा। तभी बिल्ली ने कहा, अकबर, मैं कौन हूं ये तुम्हें मैंने ख्वाब में बता दिया था, अब सुन लो। मैं एक जिन्नज़ादी हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूं ये बाद में बताऊंगी। फिलहाल तुम क्या इस जेल से निकलना चाहते हो? मैं जानती हूं तुम बेकसूर हो। तो आज से 2 महीने बाद ठीक 18 तारीख को तुम्हें इन बैरकों से
निकलना होगा, बाथरूम में छुप जाना होगा। जब वो गिनती करेंगे, तुम्हारी गिनती वहां पूरी हो जाएगी, तुम बाथरूम में छुपे जा रहना। और जैसे ही तमाम बैरकों की लाइट ऑफ कर दी जाएगी, तुम छुपते छुपते उस दीवार के करीब पहुंच जाना जहां वो बिजली की तारें लगी हैं। बस तुम्हारा काम है सिर्फ वहां तक पहुंचना, बाकी काम हो जाएगा। और हां, मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। उसने नमाज पढ़ी, लेकिन मुसलसल सोचता रहा ये क्या था। और वो तारीख आ पहुंची, उससे एक रात पहले ही उसने ख्वाब देखा। फिर से वो लड़की उसके ख्वाब में आई और उसने कहा, कल याद है ना, 18 तारीख है, कल तुम्हारी रिहाई का दिन है, भूलना मत। अगले दिन उसने वैसे ही किया। वो उस लड़की से कई सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अभी तक उस लड़की ने कुछ नहीं बताया था। सिर्फ इतना हुआ कि अगले दिन जब सबको बैरक के अंदर भेजा जाने लगा तो वो बाथरूम में छुप सा गया। एक गिनती मुकम्मल हो गई, उसको नहीं पता, यहां तक कि लाइट बुझा दी गई। वो बाथरूम से बाहर निकला, छुपता छुपाता उस बड़ी सी दीवार के पास पहुंच गया जहां पे दीवार थी और उसके ऊपर करंट वाली तारें लगी हुई थी। नामुमकिन था उसको अबूल करना। कि वहीं पे उसके कानों में एक आवाज आई, आंखें बंद कर लो। उसने आंखें बंद की और उसी लम्हे ऐसा लगा जैसे उसके वजूद को किसने ऊपर उठाया हो और उसका वजूद सीधा ऊपर गया और थोड़ी ही देर के बाद नीचे उतर गया। उसने देखा वो बैरक के वो उस बड़ी सी दीवार के दूसरी तरफ मौजूद था और कहा, अब इसी तरह छुप के चलते रहो, अब दूसरी दीवार को अबूर करना है। क्योंकि उस जेल की 3 लेयर की दीवार थी, नामुमकिन था उस जेल से निकलना। लेकिन एक जिनजादी मदद कर रही थी। इसी तरह उसके वजूद को उठा के दूसरी दीवार से भी, जो बिजली की तारें थी, उससे गुजार के तीसरी से भी गुजार दिया गया। अब वो बाहर खड़ा था, अकेला नहीं। उसने देखा उसके साथ एक वजूद भी मौजूद है और वो वजूद था उसी लड़की का जो अपना चेहरा ढांपे हुई थी। उसने कहा, खामोशी से आगे बढ़ो। वो उसकी हिदायत पर अमल करता रहा। ऐसा लगता था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, लेकिन ये हकीकत थी। वो जेल से बाहर भी आ चुका था और दीवारें 3 नाकाबिले यकीन हद तक कोई आज तक निकल सका था, लेकिन वो हस्ती उनको उन दीवारों से बाहर निकाल ले आई थी। आगे 2 ऊंट मौजूद थे। एक ऊंट पे वो खुद सवार हुई, दूसरे पे उसको सवार होने को कहा। और ऊंट वो कहता है कि मैंने उड़ते हुए देखे, बकायदा उनके कदम जमीन पर टच नहीं हो रहे थे। वो कितनी देर चलते रहे, 2 घंटे 3 घंटे, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतनी तेज वो दौड़ रहे थे जैसे तेज आंधी आती है और एक शोर आता है, ऐसा ही एक शोर था। इर्द गिर्द की चीजें नजर तक नहीं आ रही थी कि कितनी तेज ये दौड़ रहे हैं। कि दौड़ते 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 हम एक पहाड़ के करीब पहुंचे तो वो लड़की बोली, अब हम महफूज हैं, अब हम पहुंच गए हैं उस जेल से जहां आज तक कोई नहीं निकल सका। तुम निकल आए हो, वो ढूंढना भी चाहें तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। और सुनो, मैं वही बिल्ली हूं जिसको तुमने बचाया था उस शैतान से। वो एक जिन था, इंतहाई ताकतवर जिन, जो उस वक्त मुझे मार डालता। वो एक बिल्ले के रूप में था और मैं एक बिल्ली के रूप में। तुमने मुझे बचाया था, मेरी जान बचाई थी, मेरा इलाज कराया था। और जब मैं ठीक हो गई और मैंने अपने वालदैन को बताया था तो मैं एक बड़े कबीले की औलाद हूं। उस जिन का तो मेरे वालदैन ने काम तमाम कर दिया, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे कहा था तुम इसकी मदद करना, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच गई हूं। अब यहां से मैं 2 बंदे तुम्हारे साथ रवाना करूंगी। पानी के रास्ते एक कश्ती है जो इंतहाई तेजी के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। और हां, ये बैग अपने पास रख लो। वो बैग कहां से आया था वो नहीं जानता था, शायद 2 ऊंटों पे पहले से ही बंधा हुआ था। उस बैग को उसने कहा, इसको अपने गले में डाल लो। बैग उसने उसके गले में डाल दिया और उस लड़की ने कहा, चलो मेरे साथ। वो दोनों चलते हुए एक पानी के किनारे गए। वहां पे 2 नौजवान पहले से मौजूद थे। कहा, अब इनके साथ कश्ती पे सवार हो जाओ, ये तुम्हारी मंजिल पे तुम्हें उतार देंगे और बाकी जब तुम अपने शहर में पहुंच जाओगे वो सफर वहां से जारी रखना। वो उससे बोली, परेशान मत होना, मैं सामने नहीं आऊंगी, लेकिन हर लम्हे तुम्हारे साथ मौजूद होगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मुश्किल, जब भी कोई मामला होगा, मैं वहां मौजूद होंगी। और मैं तुम्हें पहले भी उस जेल से निकाल देती, लेकिन पता लग जाता उनको एक वक्त का इंतजार कर रही थी, इसलिए तुम्हें लेट निकाला। यह नहीं कि मैं बेखबर थी, मैं सब जानती थी।
एक वक्त का इंतजार कर रही थी। तुम नहीं समझ सकोगे, जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं। और वो उस कश्ती में सवार हुआ, मुड़कर देखा, पीछे वो नहीं थी। खामोशी के साथ वो कश्ती चलती रही, चलती रही, चलती रही। कितना सफर किया कि एक साहिल के किनारे लगी और उन्होंने कहा, आपकी मंजिल आ गई। उसने बैग उठाया और जब पहुंचा तो सुबह का टाइम हो रहा था। उसने एक होटल पे नाश्ता किया, वाहिद अकलौता होटल जो सुबह सुबह खुल चुका था। जब उसने नाश्ता किया तो उसके पास पैसे तो देने के लिए नहीं थे। जब उसने उस बैग को खोला तो उसमें जेवरात, सोने के कीमती जेवरात और बड़े बड़े नोट थे। भरा हुआ था वो बैग नोटों से। उसने एक नोट निकाला और होटल वाले को दिया। उसने कहा, इतना बड़ा नोट मैं कहां से चेंज दूं? उसने कहा, तुम रख लो। फिर उसने आगे ऊंट की सवारी का बंदोबस्त किया अपने शहर जाने के लिए। एक ऊंट वाले से बात की और दोनों सवार हुए 2 ऊंटों पर। मामला तय हो गए, पैसे तय हो गए। अब आगे 1 दिन और 1 रात का सफर था। सारा दिन वो सफर करते रहे। रात को एक जगह पे रुके, खाने पीने का सामान वो ले चुके थे। तो वो हाजत के लिए जब साइड पे जाने लगा तो उसको याद आया, बैग तो मैं वहां छोड़ आया हूं। अगर ऊंट वाले ने बैग खोल कर देख लिया तो उसके दिल में लालच आ जाएगी। वो मुड़ने लगा तो पीछे से एक आवाज आई, अकबर रुको। उसने देखा तो वही लड़की उसी तरह नकाब किए सामने खड़ी थी। वो बोली, घबराओ मत, उस बैग की हिफाजत रहेगी, वो कहीं नहीं जाता। बस तुमसे ये कहने आई हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ होंगी। जब भी मुझे याद करोगे मुझे पास पाओगे। तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी में नहीं चुका सकती। तुमने मुझे जिंदगी बख्शी है, मैं कुछ भी तुम्हारे लिए करूं वो कम है, लेकिन अब जब कभी तुम्हें मुझे आवाज दोगे मुझे पास पाओगे। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे बारे में किसी को बताना मत, वरना मैं नहीं आ सकूंगी अगर तुमने किसी को बता दिया। अब वो सफर फिर से शुरू हो गया। जब वो अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया तो औरत के अंदर से आवाज आई जो शहला की थी कि कौन? उसने कहा, मैं हूं शहला अकबर। एक चीख सुनाई दी, अम्मा अम्मा। अकबर आ गया। मां और बीवी भागते हुए जब बाहर आए उससे लिपट गए और धाड़े मार कर रोना शुरू हो गए। यकीन ही नहीं आ रहा था वो कैसे जिंदा वापस आ गया, इतनी जल्दी वापस आ गया। बेटियां बेटा लिपट गए उससे। एक बाप ही नहीं था जिससे वो लिपट सकता। और उस लड़की ने जो जिनजादी थी उसको रास्ते में ही बता दिया था। वो दुखी खुश था, रिहाई मिल गई। दुखी इस बात पे था कि उसने उसे बता दिया था, हां तुम जो सोचते थे कि तुम्हें पैसा और खाने पीने का सामान कौन भेजता है, वो मैं भेजती रही थी। और जो वो बदमाश तुमसे डर कर भाग गए थे तो उस वक्त तुम्हारे पीछे मैंने एक इंतहाई भयानक रूप इख्तियार कर लिया था और तुम्हारे पीछे एक भयानक रूप अपना के मैं खड़ी थी जिसको देखकर वो डर कर भाग गए थे। और जब वो भागते हुए जा रहे थे मैंने उनको पीछे से कह दिया था कि अब इसकी तरफ देखा तो जान से मार दूंगी, इसलिए वो तुमसे डर गए थे। पहले दिन से ही उस जेल में जो खाना पीना और पैसा आता था वो मैं भेजती थी, कपड़े, जूते, खाना पीना, फ्रूट, और तुम्हारे लिए सब कुछ मैं करती रही। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारा बाप जब तुमसे मिलके गया था, तुम्हारे वो जुमले कि अब्बा ये आपने क्या कर दिया उसको तीर की तरह लगे थे। तुम्हारे इन जुमलों की सख्ती वो बर्दाश्त ना कर सका और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको दिल का दौरा पड़ गया था। उसके तो रो रो के आंखों खुश्क हो गए थे, फिर भी वो बाप के लिए रोया। उस लड़की ने उसको सब कुछ बता दिया था। अब वो घर जब दाखिल हुआ तो जानता था अब्बा नहीं है। मां ने पूछा, बेटा तू कैसे निकल आया? उस जेल से तो आज तक कोई नहीं आ सका। तो उसने कहा, अम्मा बस ये मत पूछो, जब खुदा कोई वसीला बनाता है तो इंसान निकल ही आता है। वो जितना दौलत लेकर आया था उसने वहां पहुंच के जो एक नई खबर उसको मिली, जो उसको पहले ही वो लड़की जो जिन्नी थी बता चुकी थी कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद, जब उसने कहा कि तुम्हारा बाप मर गया तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने फायदा उठाया कि अकबर जो एक ही इकलौता बेटा है वो तो वैसे भी जेल में है और इतनी बड़ी जायदाद है, इतना बड़ा पैसा है, तो रिश्तेदारों ने मिलके तुम्हारे घर के अलावा हर जायदाद पे कब्जा कर लिया था। सिर्फ तुम्हारी बीवी, बच्चे और माँ उसी घर में रह रहे हैं। तुम्हारी माँ के पास जो जमा पूंजी है वो उससे गुजारा कर रही है, बाकी सारी जायदाद पे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके बाद जो उसने बैग भर के दे दिया था वो इतना ज्यादा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। माँ जो गुजारा कर रही थी बेटे के आने पे खुश हो गई, तो बेटे ने कह दिया, माँ परेशान मत हो, मैं अपने साथ ये देख क्या लेके आया हूं।
उसने फिर बिजनेस शुरू किया, वो फिर से अमीर कबीर हो गया और उसने उस बुजुर्ग को भी ढूंढा जो रिहा हो चुका था। इसके जेल से भागने से पहले ही वो रिहा हो गया था। उसके गांव का बुजुर्ग जो उसी जेल में था, उसने उसे ढूंढा और उसने भी जाके उसको पैसे दिए, उसको कारोबार करके दिया था। फिर से ये खानदान बहुत अमीर कबीर हो गया। और जब इमरान बलोच कहते हैं मैं कहानी सुनने के लिए गया, तो उन्होंने कहानी शुरू यहां से की थी कि जब वो अकबर बूढ़ा हुआ और मरने लगा तो अपने उससे बच्चों को, 2 बेटियों और 1 बेटे को बुलाया था और कहा था वो राज जो मेरे सीने में दफन था आज तुम लोगों को बताने लगा हूं, क्योंकि उसने कहा था ये राज राज ही रहेगा तो मैं आती रहूंगी, लेकिन आज शायद मेरे मरने का वक्त आ गया है, तो आज तुम लोगों को राज बता देता हूं कि कोई नहीं जानता इतनी दुनिया की खतरनाक जेल से जहां से आज तक कोई नहीं भाग सका, मैं कैसे रिहा हुआ था, किसने मुझे यहां तक पहुंचाया था। उसने अपने बेटों को यह बात बता दी। इमरान बलोच कहते हैं कि जब मैंने सारी कहानी सुनी तो एक सवाल मेरे दिमाग में था जो मैंने उनसे पूछा, आपके अब्बा वो तो इस दुनिया से चले गए, क्या वो जिनजादी अब भी आती है? तो उन्होंने जवाब दिया, आपने कहानी कही थी, आपको कहानी सुना दी और ये सच्ची कहानी है, लफ्ज ब लफ्ज आपको बता दिया। जहां तक उस जिन्नी का सवाल है उस पे हम खामोश हैं, उस पे हमारे पास आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है, वो हम नहीं बता सकते। जिससे इमरान बलोच कहते हैं मुझे ये अंदाज़ा हुआ जैसे आज भी वो जिन्नी उनके पास आती है और उनकी मदद करती है, क्योंकि वहाँ के वो अभी भी बेइंतहा अमीर कबीर लोग हैं, बहुत अमीर कबीर लोग, बहुत पैसा है उनके पास, पहले से भी ज़्यादा, उनके बाप से भी ज़्यादा पैसा है जो उस जिन्नी ने दिया था। और उस कहानी से मुझे लगा वो आज भी उनको मिलने के लिए उनके पास आती है। मैंने शुरू में कहा था इस कहानी के हवाले से कि इजाज़त का एक लंबा प्रोसीजर था जो इमरान बलोच कहते हैं मैंने मुकम्मल किया। पहले बेटे से मिला, बेटे ने अपने बाप को बुलाया, पूरी बात बतानी पड़ी, उनको कायल करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा ठीक है आपको कहानी सुना देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हमने MMTV देखा है, मजहर मलिक को भी जानते हैं, आपके भी वो दोस्त हैं, अच्छा इंसान है वो, तो ठीक है हम ये कहानी तो दे देते हैं, लेकिन नाम जगह चीज़ें चेंज कर दें। तो वो कहते हैं क्योंकि आपके MMTV का बताया गया था, उनका बेटा भी आपके राज शो को देखता रहा है, वो भी देखते रहे, इसीलिए उन्होंने ये कहानी बता दी, वरना किसी और को कभी ना बताते। क्योंकि वो जिन्नी अगर जा चुकी होती तो उनको डरना होता, क्योंकि वो जिन्नी अब भी उनके पास जाती है, उनकी मदद करती है, इसलिए उन्होंने वो कहानी कभी किसी को नहीं बताई। पहली दफ़ा मुझे तो बता दी, लेकिन ये कह दिया उस जिन्नी के सवाल पर हम कोई जवाब नहीं देंगे। ये कहानी थी जो इमरान बलोच ने मुझे भेजी। मैंने कहा उनकी कहानी सुन के हमेशा मज़ा आ जाता है, अपनी नोयत की एक डिफरेंट कहानी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। तो आप लोगों को इमरान बलोच की ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।